इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ और वक्त हो चला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लखनऊ में एफएचआई पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप के ट्रॉफी स्वागत समारोह का आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की समारोह में शिरकत, कहा हॉकी इंडिया में उत्तर प्रदेश का योगदान अविस्मरणीय। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने उत्तराखंड संगठन में किया बड़ा बदलाव, गणेश गोदियाल को फिर सौंपी उत्तराखंड कांग्रेस की कमान। हरक सिंह रावत और प्रीतम सिंह को मिली नई जिम्मेदारी। बिहार एग्जिट पोल पर बोले सपा सांसद अवधेश प्रसाद, कहा बिहार चुनाव 2025 के एग्जिट पोल पूरी तरीके से गलत, बीजेपी की सरकार को हटाने का जनता बना चुकी है मन। मसूरी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, शहीदों के परिवारों को भी शॉल पहनाकर किया सम्मानित, कहा शहीदों की कुर्बानी से उत्तराखंड का हुआ निर्माण। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एफएचआई पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप के ट्रॉफी स्वागत समारोह में शामिल हुए, जहां सीएम ने कहा कि राज्य में इस ट्रॉफी का आना उत्तर प्रदेश के स्वर्णिम इतिहास का स्मरण करवाने वाला क्षण है। हॉकी इंडिया में उत्तर प्रदेश का योगदान अविस्मरणीय है। हॉकी के जादूगर के रूप में विख्यात मेजर ध्यानचंद ने इसी प्रदेश की धरती पर जन्म लिया था। राज्य के अंदर मेजर ध्यानचंद की इन स्मृतियों को बनाए रखने के लिए हमारी सरकार मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य करवा रही है। उत्तर प्रदेश में इस ट्रॉफी का आना उत्तर प्रदेश के स्वर्णिम इतिहास का स्मरण कराने वाला क्षण भी है। हॉकी इंडिया में उत्तर प्रदेश का योगदान अविस्मरणीय है। हॉकी के जादूगर के रूप में विख्यात मेजर ध्यानचंद इसी उत्तर प्रदेश की धरती में जन्म लिए थे और उनके नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ने 3 ओलंपिक में हॉकी के लिए, भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने में सफलता प्राप्त की थी। उत्तर प्रदेश के अंदर ही मेजर ध्यानचंद की स्मृतियों को बनाए रखने के लिए हमारी सरकार मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य कर रही है, जिसमें पहला सत्र इस वर्ष से प्रारंभ हो चुका है। इसके साथ ही भारतीय हॉकी से जुड़े हुए और भारतीय हॉकी के एक बहुत ही यशस्वी जो खिलाड़ी थे श्री केडी सिंह बाबू, वह भी उत्तर प्रदेश में ही जन्मे थे और श्री केडी सिंह बाबू की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए बाराबंकी में स्थित उनके पैतृक आवास को एक बेहतर म्यूजियम के रूप में बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उस हवेली को लेकर के और उसमें केडी सिंह बाबू और हॉकी इंडिया के एक अच्छे म्यूजियम को बनाने की कार्रवाई वहां पर वर्तमान में राज्य सरकार की चल रही है।
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने उत्तराखंड संगठन में बड़ा बदलाव किया है। प्रदेश में पार्टी के मुखिया के तौर पर हाईकमान ने गणेश गोदियाल को एक बार फिर से भरोसा जताया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी को नया अध्यक्ष मिलने के बाद पार्टी में काफी खुशी का माहौल है। तो वहीं आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रीतम सिंह को प्रचार समिति का अध्यक्ष और हरक सिंह रावत को चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। लखनऊ में सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल पर कहा कि एग्जिट पोल गलत है। मैंने लोगों के बीच सभा की थी, लोगों ने बीजेपी की सरकार को हटाने का मन बना लिया है। पहले चरण में 121 सीटों पर चुनाव हुआ था। हम इस फैसले पर हैं कि हमें कम से कम 175 सीटें तो मिलेंगी ही। ये एग्जिट पोल गलत है। मैं स्वयं गया था। हमारे नेता माननीय अखिलेश जी दर्जनों मीटिंग किया है। उनकी एक मीटिंग में भी था। मैं भी 7-8 दिन रह करके लोगों के बीच मीटिंग किया, सभाएं किया और रोड शो भी किया। लोगों ने मन बना लिया है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने का और जड़ से उखाड़ फेंकने का और महागठबंधन के उम्मीदवार तेजस्वी यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का पूरी तरह से फैसला ले लिया है। पहले चरण में 121 सीटों पर चुनाव हुआ था। मैं वहां था। 121 में कम से कम 70-75 सीटें, कम से कम। आज तो दूसरा चरण हुआ गया है। तो दूसरे जिस तरह से पब्लिक का रुझान, पब्लिक विचारधारा देखा, बीच में रहकर आम जन से बातचीत करके, तो उससे निश्चित तौर से हम इस राय और इस फैसले में हैं कि कम से कम 175 सीटें, 250 सीटें महागठबंधन को मिलेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। अब ये कुछ हेरा फेरी भाई कर लेना चाहें, हेरा फेरी कर ले जाए, तो हमने तो देखा है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती में मिल्कीपुर उपचुनाव हुआ है, जो हमारी सीट थी, जीती। हम विधायक थे। देवतुल्य जनता ने, हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने हमें सांसद का टिकट दिया, चौवन फैजाबाद अयोध्या जनपद की, और वहां की जो सामान्य सीट है हमें जिताया और सीट खाली हुई। उस सीट पर हमारे बेटे अजीत प्रसाद को सर्वसम्मत राय से माननीय अखिलेश जी ने टिकट दिया। उपचुनाव हुआ। वो चुनाव नहीं था, लोकतंत्र की डकैती हुई है। एसडीएम ने खुल्लम खुल्ला बटन दबाया, एडिशनल एसपी ने दबाया, जितने एसओ थे सबने एक एक घंटा बंद करके कमरे में हमारे कार्यकर्ताओं को निकाल करके, हमारे कार्यकर्ताओं को जेल में बंद करके, 5000 बाहर गुंडे आए थे, सब करके। तो चुनाव नहीं था, वो तो डकैती। और जब कभी इतिहास लिखा जाएगा लोकतंत्र का उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में, तो लोकतंत्र की डकैती की शुरुआत अगर कहीं हुई है तो कहीं दूसरी जगह नहीं हुई है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में हुई। मसूरी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और आंदोलनकारियों और शहीद परिवारों को शॉल फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में हरीश रावत ने कहा कि इन शहीदों की कुर्बानी से उत्तराखंड का निर्माण हुआ। अब जरूरत है राज्य की दिशा तय करने की। इस दौरान बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार विकास के नाम पर जमीनें बेच रही है और साथ ही आरोप लगाए कि सरकार ने कांग्रेस की योजनाओं को डंप कर दिया है। ठीक रास्ते पर बढ़ना चाहते हैं तो हमेशा आपको अपनी सोच को परिमार्जित करते रहना पड़ता है। आज मैं भी अपनी सोच को परिमार्जित करने के लिए यहाँ आया हूँ और आंदोलनकारियों के साथ हमारी पार्टी के सब वरिष्ठ नेता भी आए हैं। हम लोग बैठेंगे। हमने जब राज्य बना उसके 14 साल तक, 2014 तक केवल उत्तर प्रदेश के मॉडल को हम फॉलो करते रहे।
मैंने उसमें कुछ परिवर्तन लाने का, हमारी सरकार ने 2014 के बाद कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास किया। कई नई पहलें प्रारंभ की, कई नई सोचें आगे बढ़ाई, लेकिन 2017 के बाद उन सोचों को डंप कर दिया गया, उसको आगे नहीं बढ़ाया गया। और आज इसीलिए जल जंगल और ज़मीन की बात हो रही है। ज़मीन बिक रही है, ज़मीन चली जाएगी तो परिवेश, जंगल कहाँ से बचेंगे? जंगल नहीं और परिवेश नहीं बचेगा तो संस्कृति कहाँ से बचेगी? आज गंभीर सवाल उत्तराखंड के सामने खड़े हो गए हैं। और जल जमीन जंगल नहीं रहेंगे तो बच्चों का भविष्य कहाँ रहेगा? उत्तराखंड के रूप में हमारा अस्तित्व कहाँ पर रहेगा? उनका बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने कुछ गढ़वाली में, कुछ कुमाऊनी में बोलते, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। उन्होंने हमारे झुंगरे की खीर को, मडवे को, फाणू को, भटवानी को, चुरकानी को, थिचवानी को, उन सब चीज़ों को याद किया, दोहराया। अच्छी बात है ना, देश का प्रधानमंत्री कह रहा है तो उसका माने है। और हम तो 2014 से लगातार मडवा कह रहे थे। आप जब देश ने उसी थाप पर नाचना शुरू किया, अब काले भट्टों की बात सब जगह होने लगी, तो ये अच्छा लगता है। और इसमें कोई वो नहीं है। बस तकलीफ केवल इतनी है कि जो बुनियादी सवाल उत्तराखंड के सामने, पलायन, बेरोजगारी, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज की हम उम्मीद कर रहे थे, जिससे प्रधानमंत्री ये कहते कि अगले 25 साल में इसका निराकरण हो जाएगा, ये सब रास्ते पर, सुव्यवस्थित रास्ते पर आ जाएगा। उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। अस्थायी राजधानी है, कहाँ हो, जहाँ भी होगी भाई पैसा तो चाहिए, उसके लिए कुछ नहीं दिया। घराली से लेकर के थराली तक का सवाल अभी खड़ा है, आपदा का सवाल खड़ा है। 433 या 34 गांव ऐसे हैं जो खतरे की जद में है। शायद इस दौरान 10 साल के अंदर कुछ और बढ़ गए होंगे। उनको राज्य अपनी सामर्थ्य से पुनर्वासित नहीं कर सकता है। उस पर कुछ नहीं कहा। उसके लिए हमको एक बड़ा पैकेज चाहिए। हमारा औद्योगिक पैकेज समाप्त हो गया कब का। अब वहाँ से जो उद्योग लगाए थे वो धीरे धीरे भाग रहे हैं, अपनी कैपेसिटी कम कर रहे हैं। इसलिए उनके लिए अतिरिक्त आकर्षण के तौर पर हमको फिर से टैक्स हॉलीडे स्कीम का एक्सटेंशन चाहिए था। उसमें प्रधानमंत्री जी मौन रहे। बहुत सारे सवाल हैं जिन पर प्रधानमंत्री जी मौन रहे और कुछ नहीं कहा। और धामी जी की, हाँ, एक काम ज़रूर कर दिया कि धामी सरकार की चेहरे की जो पाउडर गिरने लग गया था, वो परतें उतरने लग गई थी, उसकी वो ठीक तरीके से डेंटिंग, पेंटिंग एंड पॉलिशिंग सब तक। भाजपा कहाँ से? जरा सा त्रिवेंद्र सिंह जी से पूछ लेना कितना बूस्टअप हुए। 2027 परिवर्तन का वर्ष है। उत्तराखंड परिवर्तन लाएगा और हम चाहते हैं कि वो परिवर्तन हमारे पक्ष में। ठीक है, एनडी तिवारी ने काम किया, कम से कम उसके लिए तो कांग्रेस को प्रणाम करें। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर दिल्ली, देखिए, ये बहुत चिंताजनक, दुखद और हमको बहुत गहराई से कि कहाँ पर हम खड़े हो गए हैं, इस पर विचार करने का समय है। और ये बहुत दुखद है और चिंताजनक है। जिस तरीके के फैक्ट सामने आ रहे हैं वो हमको बहुत गंभीर चिंतन के लिए बाध्य कर रहे हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने रामनगर में बंद पड़े स्लॉटर हाउस को फिर से खोलने का अहम आदेश दिया है। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठानी और न्यायमूर्ति आलोक महारा की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद नैनीताल के जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि वो नगर पालिका रामनगर की तरफ से जुलाई 2025 में प्रस्तुत रिपोर्ट पर निर्णय लें और स्लॉटर हाउस संचालित करने की अनुमति प्रदान करें। तो वहीं मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है। रामनगर नगर पालिका इन दिनों विवादों के घेरे में है। बड़ा मीट मार्केट का ठेका समाप्त होने के बाद नगर पालिका प्रशासन की कार्रवाई के दौरान कारोबारियों ने जमकर विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो मार्केट पर ताला नहीं लगने देंगे क्योंकि प्रशासन पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है। कारोबारियों का आरोप है कि नगर में कई स्थानों पर मटन और चिकन की अवैध दुकानें नगर पालिका के संरक्षण में चल रही है, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जबकि वैध कारोबारियों को परेशान किया जा रहा है। इस मामले में एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि मीट मार्केट का टेंडर आगे नहीं बढ़ाया गया। देखिए, जो मीट मार्केट के संबंध में जो ठेका था वो लगभग 2 दिन पहले बंद हो गया था। इस संबंध में जो ईओ नगर पालिका के द्वारा जो पूर्ण मीट मार्केट है, क्योंकि उनका जो टेंडर था आगे बढ़ा नहीं है दुकानों का, इसलिए उसको बंद कर दिया गया था। अब ये मैटर संज्ञान में आया कि कथित दुकानदारों के द्वारा जो है उसको ताला तोड़ने का प्रयास भी किया गया है। इसमें ईओ साहब को कार्रवाई करने का निर्देशित किया गया और मामला संज्ञान में है।
रामनगर विकास खंड में आयोजित ब्लॉक विकास समिति की बैठक जनप्रतिनिधियों के हंगामे और बहिष्कार के साथ समाप्त हुई। ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी ने बताया कि पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन विकास खंड के अंतर्गत विभिन्न भागों के अधिकारी पंचायत प्रतिनिधियों का फोन तक नहीं उठाते। बहुउद्देशीय शिविर में भी अधिकारी नहीं पहुंचते, जिसके चलते ग्रामीणों की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ अफसर बैठक में नहीं आए, इसके चलते बैठक का बहिष्कार किया गया। यदि आगामी बैठकों में भी अधिकारी उपस्थित नहीं होते तो फिर से बहिष्कार किया जाएगा। आज बीडीसी की जो बैठक हुई है, इसमें बीडीसी ब्लॉक प्रमुख और उनके सभी लोगों के द्वारा पूर्व में ये आरोप लगाया गया था कि जिले से इसमें अधिकारी नहीं पहुंचे हैं, और जबकि जिले से हमारे अधिकारी भी आए हुए थे यहाँ पर। APD मैडम चंद्रा प्रसाद मैडम भी यहाँ उपस्थित हुई हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे विकास खंड स्थित भी अधिकारी हैं, सारे यहाँ पर उपस्थित भी थे। और इसके अलावा चूँकि पहले से कुछ प्राधिकरण के जो नए गाँव में सम्मिलित किए गए, इसको लेकर कुछ जनाक्रोश भी था, तो संभवतः उसी बातों को लेकर के आज ये बहस कर रहे हैं। अभी SDM सर आए थे, 5 मिनट भी नहीं बैठे, और क्या कहते हैं, अगर वो यहाँ पे रहते तो लोग, जनता उनसे अपनी बातें रखती, और वहाँ पे जो जितने अधिकारी लोग आए हैं वो चीज़ को सीरियस लेते। लेकिन बात ऐसी है कि अगर हम लोग यहाँ पे बोलते जाएंगे, अधिकारी लोग इस चीज़ को सीरियस लेते नहीं है। बहुउद्देशीय शिविर में भी ये चीज़ें उठाई गई थी समस्याओं को लेके, वो चीज़ अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, तो बोला किससे जाएगा? जब यहाँ पे कोई उच्च अधिकारी रहेगा तो वो चीज़ का निवारण करेगा। वो चीज़ जब बोलेंगे, सीरियस होके बोलेंगे कि ये चीज़ का सब निवारण करना चाहिए, तो ये जितने अधिकारी लोग हैं वो चीज़ को सीरियसली लेंगे। जी अभी तक कोई भी अधिकारी यहाँ पे नहीं आया है। रामनगर में जिला विकास प्राधिकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में विकास खंड के कई जनप्रतिनिधियों ने SDM कार्यालय के बाहर धरना दिया और प्राधिकरण के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजकर ग्रामीण इलाकों से जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त किए जाने की मांग की। संजय नेगी ने कहा कि रामनगर विधानसभा क्षेत्र के करीब 25 ग्रामीण इलाकों में जिला विकास प्राधिकरण लागू कर ग्रामीण जनता को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्राधिकरण अब भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, जहां अधिकारी और कर्मचारी खुलेआम अवैध वसूली कर रहे हैं। संजय नेगी ने विशेष रूप से प्राधिकरण के जेई पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो लोगों से अवैध रूप से हजारों रुपए की वसूली कर रहे हैं। देखिए, जो रामनगर विकासखंड है, आपने देखा होगा पहले से ही फलपट्टी के नाम पर यहाँ कई गाँव में दाखिल खारिज 143 बंद है, और उसके बाद जो है कि जिला विकास प्राधिकरण ने यहाँ के 25 गांव जो है उसमें ले लिए हैं, प्राधिकरण में ले लिए हैं, जिसमें लोगों को बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। पहले ये तय हुआ कि जिला पंचायत से जो है NOC मिलेगी और आपको लोन मिल जाएगा, 143 जमीन होके आपको लोन मिल जाएगा बैंक से। लेकिन उसके तुरंत बाद जिला पंचायत का नक्शा पास होने के बावजूद भी उसके बाद प्राधिकरण के लोग आते हैं, और प्राधिकरण के लोग जहाँ पर काम चल रहा है वहां पर आके लोगों को धमकाते हैं और कहते हैं कि आपने प्राधिकरण से नक्शा पास नहीं कराया। उन्होंने जब कहा कि हमने जिला पंचायत से नक्शा पास करा लिया है, तो वो कहते हैं कि जिला पंचायत का हमारे यहाँ कोई रोल नहीं है और प्राधिकरण से आपको नक्शा पास कराना पड़ेगा, जिसके लिए लोग बहुत ज्यादा परेशान है। मैं सुन रहा था कि 25 गांव यहाँ पे 25 गांव प्राधिकरण की जद में आ गए हैं, लोगों को आवासीय भवन बनाने हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम जो मनरेगा से 35,000 के पशु शेड बना रहे हैं, वो तो कल फिर उसके बाद जो है 40,000 का प्राधिकरण कहेगा जी नक्शा पास कराओ 35,000 के पशु शेड में। इस तरीके से कैसे काम होंगे, कैसे रामनगर के अंदर विकास होंगे? ये कॉर्बेट नगरी है, कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ पे है, और लोगों को यहाँ पे आवासीय भवन करने के लिए भी परेशान किया जा रहा है। जो प्राधिकरण का जेई है लगातार रिश्वत की मांग करता है, और वो ये कहता है कि जो है आप मुझे जो है पैसे दे दीजिए, मैं आपकी फाइल को दबा दूंगा। लेकिन उसके बाद प्राधिकरण के बड़े अधिकारी आते हैं और मकान को सीज कर जाते हैं या उनके काम को सीज कर जाते हैं, जिसको लेकर पूरे रामनगर विधानसभा में यहाँ पे लोगों में आक्रोश है, जिसको लेकर आज हमने पंचायत प्रतिनिधियों ने, तमाम ग्राम प्रधानों ने और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने यहाँ पे सांकेतिक धरना दिया है। यदि इसके बावजूद भी हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया और प्राधिकरण को रामनगर से अलग नहीं किया गया, तो निश्चित रूप से रामनगर के अंदर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। दिल्ली बम विस्फोट के बाद आगरा में हाई अलर्ट जारी किया हुआ है। इसी को लेकर आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने कहा कि शहर के हर चौराहे पर चेकिंग अभियान जारी है। साथ ही लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी प्रकार की संदिग्ध गाड़ी देखे जाने पर पास के थाने या पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर सूचना जरूर दें। आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में एक दुखद घटना हुई और उसको लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से हाई अलर्ट लागू किया गया है। डीजीपी महोदय द्वारा और प्रमुख सचिव गृह के द्वारा सारी जो हमारी पुलिस की जो फोर्स है, ऊपर से लेकर के नीचे तक थाने लेवल तक, सबको हम लोगों ने फील्ड इंफॉर्मेशन में सबको कहा गया है फील्ड में तैनात रहे, और जो भी इम्पोर्टेंट जगह है सब जगह चेकिंग फ्रिस्किंग की जा रही है। और हमारे द्वारा स्पष्ट रूप से सारे लोगों को कहा गया है कि थाने में एक मुंशी को छोड़कर जितने भी लोग हैं सभी लोग हम लोग
बाहर सारे अधिकारी और हमारे कांस्टेबल से लेकर के सभी लोग फील्ड में रहें और जो इम्पोर्टेंट जगह है जिस भी शहर में, जैसे आगरा में जो जो इम्पोर्टेंट जगह है उन सब जगह हमारी टीमें चेकिंग कर रही हैं, फ्रिस्किंग कर रही हैं। जो गाड़ियां जहां जहां लावारिस पड़ी हुई हैं उस पर हमने इनको बताया है कि स्पेशल ध्यान में, कि जहां भी उनको लगे कि गाड़ियां ऐसे ही खड़ी हैं या कुछ देर से खड़ी हैं, उसका कोई मालिक नहीं है, तो उसके बारे में पुलिस को अलर्ट रहना है। आपके माध्यम से मैं आगरा के सभी लोगों से भी अनुरोध करूंगा, जो भी हमारे यहाँ के नागरिक हैं, कि कहीं भी उनको कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज़ मिले, कहीं भी उनको कोई ऐसी चीज़ मिले जिस पर कि उनको संदेह हो, सस्पिशन हो, कोई गाड़ियाँ हो जो बहुत दिन से कहीं पार्क में या कहीं ऐसी भी जगह खड़ी हो, तो तत्काल पुलिस को बताएं। हमारे जितने भी सोशल साइट्स हैं उस पर वो तत्काल उसकी फोटोग्राफ डालें ताकि हम लोग उस पर कार्रवाई। हापुड़ में पुलिस विभाग की तरफ से आयोजित की जा रही 27वीं अंतर जनपदीय पुलिस क्रिकेट प्रतियोगिता का डीएम अभिषेक पांडे और एसपी कुंवर ज्ञानेंद्र सिंह ने शुभारंभ किया। शुभारंभ से पहले दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट में मारे गए भारतीय लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन धारण कर मरने वाले सभी भारतीयों को श्रद्धांजलि दी गई। तो वहीं प्रतियोगिता में डीएम अभिषेक पांडे ने शानदार बल्लेबाजी की और एसपी कुंवर ज्ञानेंद्र सिंह ने बॉलिंग कर प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे पुलिस खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। डीएम अभिषेक पांडे ने कहा कि अलग अलग जिलों से आकर हापुड़ में सभी पुलिस के अधिकारी क्रिकेट खेल रहे हैं। में ये 27वीं अंतर जनपदीय जोनल क्रिकेट प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं और इसमें जोन की सभी पुलिस की टीमें आई हुई हैं। बहुत सुंदर आयोजन हो रहा है और हमारी उम्मीद है कि इस प्रकार के आयोजनों से जहां एक प्रकार खेल भावना की स्पिरिट को बढ़ावा मिलता है, वहीं फोर्स में स्पिरिट डी कोर की भावना और कार्माडरी जो है वो मजबूत होती है। तो सभी टीमों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मे द बेस्ट टीम विन एंड सभी लोग खेल भावना का परिचय देंगे ऐसा मेरी उम्मीद है। कितने देखिए 9 टीमें इसमें भाग ले रही हैं और पिछली बार की विजेता शामली की टीम है ऐसा बताया गया है। तो हमें उम्मीद है कि इस बार हापुड़ की टीम जो है अपनी मेज़बानी में ये टूर्नामेंट जीतेगी। सभी से बस यही उम्मीद है कि खेल भावना से खेलें, हार जीत से ऊपर उनका जो कंडक्ट है फील्ड के ऊपर वो ध्यान में रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे लोग कल को हो सकता है एक दूसरे के साथ भी फोर्स में नौकरी करने का अवसर प्राप्त हो, साथ में काम करने का अवसर प्राप्त हो। तो यहाँ पे जो अच्छी स्मृतियाँ और अच्छी दोस्तियाँ इनकी बनेंगी वो आगे उत्तर प्रदेश पुलिस के भी काम आएंगी, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है। 14 तारीख तक ये टूर्नामेंट चलेगा, 14 को इसका फाइनल है और 2020 फॉर्मेट में खेला जाएगा। तो 14 को हमें पता चल जाएगा कि 27वीं अंतर जनपदीय जोनल पुलिस क्रिकेट प्रतियोगिता का चैंपियन कौन है। ये पूरी मेरठ कमिश्नरी का है, 9 जनपद से 9 टीमें आई हुई हैं और हर जिले से पुलिस की एक टीम आई हुई है और 4 दिन में मैच चलेगा। ये 14 तारीख को इसका समापन होगा, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डीएम साहब ने विधिवत उद्घाटन किया है, कप्तान साहब आए हुए हैं। आईजी साहब को आना था लेकिन वो दिल्ली में घटना होने की वजह से वो थोड़ा बिजी हो गए शेड्यूल उनका, इसलिए वो किसी और दिन आएंगे। उन्होंने ऐसा मैसेज और आश्वासन दिया है। और खिलाड़ियों के लिए क्या संदेश? पहले तो जेएमएस वर्ल्ड स्कूल, जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हमेशा जनपद हापुड़ के अंदर किसी भी तरह की कोई स्पोर्ट्स प्रतियोगिता होती है उसके लिए हमेशा तैयार रहता है। हमारा ग्राउंड डे एंड नाइट के लिए तैयार है। हमने लाइटें भी हिसाब से लगाई हुई है कि रात को भी मैच हो सकते हैं। और जो टीम खेल रही है वो पुलिस के अधिकारी हैं, पुलिस के सीओ तक के अधिकारी पुलिस टीम में खेल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से वो अपने पुलिस विभाग के अंदर डिसिप्लिन बना के खेलते हैं रहते हैं उसी प्रकार से अपना खेल भावना को ध्यान में रखते हुए डिसिप्लिन में खेलेंगे और जो बेस्ट होगा वही जीतेगा और वही आगे बढ़ेगा। रामनगर में गौमांस की तस्करी के शक में एक वाहन को पकड़ने और चालक नासिर हुसैन पर हमले के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, जिसके बाद बीजेपी नगर अध्यक्ष भूपेंद्र खाती के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका आरोप है कि झूठी सूचना देने वाले व्यक्ति की चिन्हित कर कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसने हिंदुवादी नेताओं को उकसाया और माहौल खराब करने की कोशिश की। आप सभी को विदित है कि विगत कुछ दिन पूर्व जो है सोई बैरपड़ा और रामनगर में एक गौमांस को लेकर एक भ्रामक कोई खबर फैली और जिस कारण से जो है बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उस नुकसान में दोनों ही तरफ का नुकसान हुआ है, चाहे वो कुछ लोग उसमें निर्दोष फंसे हैं और चाहे वो उस मारपीट को लेकर हो, संदर्भित विषय हो, चाहे थाने को लेकर विषय हो। तो हमारा तो विषय यही था। आज हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि इस संदर्भ में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए
और प्रथम सूचनादाता जो था, जिसने कि लगता है कि कोई साजिश के तहत तो ऐसा काम नहीं हुआ है, नहीं तो ऐसा है वो रोज़ गौमांस रोज़ जो है मांस आता ही था, वो एक परमिशन के तहत आता था, सारी चीज़ें वैधिक रूप से होती थी। लेकिन किसी तरीके से गलत सूचना जो दी गई, उस गलत सूचना के कारण जो है हमारा आपसी सौहार्द बिगड़ने का प्रयास किया गया। तो हमारा आज यही ज्ञापन था कि इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो प्रथम सूचना जाता था उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आगे की रणनीति यही है। आज हमने जो है एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और जिलाधिकारी महोदय के नाम ज्ञापन यहाँ प्रेषित किया है, और हम तुरंत इसमें जो है हम चाह रहे हैं कि इसमें तुरंत से जो है एक निष्पक्ष जांच कमेटी बनाई जाए, जो यह जांच करे, और अगर जांच नहीं करेगी तो उसके पश्चात हम आगे की कार्रवाई के लिए बाध्य होंगे। नैनीताल जिले के रामनगर में कथित प्रतिबंधित बांस को लेकर वाहन चालक के साथ मारपीट करने के मामले में 5 और आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, जिन्हें पुलिस ने कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस 6 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जिसके बाद अब पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का, और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।